नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास डिबेट शो पूछता है इंडिया। नेपाल की सड़कों पर सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चिंगारी भड़की, उसने सत्ता के पूरे महल को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए आप, नेपाल की संसद में बैठे बड़े बड़े मंत्री, वहां पर गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। और अब देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इन जेन ज़ीस के दबाव में आगे आकर पूरी तरह से झुक चुके हैं। उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा है। और सिर्फ इस्तीफा नहीं, समझिए, ये जो युवा हैं नेपाल के, ये यहाँ के युवाओं की ताकत है। दरअसल ये वो पीढ़ी है जिसे अब तक सिर्फ इंस्टाग्राम, टिकटॉक और रील्स बनाने वाली जनरेशन कहा जाता था। उसने बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरकर पूरे सिस्टम को चुनौती दी, और सिर्फ चुनौती नहीं दी बल्कि अपनी मांगों को भी उन्होंने मंगवा लिया है। दरअसल 8 सितंबर को हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। आज भी युवाओं का प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। युवाओं की इसी क्रांति को देखते हुए उनकी डिमांड पूरी की गई, सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया। इतना ही नहीं, सरकार भी इस युवा क्रांति के आगे नतमस्तक हो गई। नेपाल की सड़कों पर जो तस्वीरें आई, उनमें सिर्फ नारे नहीं थे, उनमें गुस्सा था, उस गुस्से में सवाल था और उस सवाल में सिस्टम बदलने की मांग थी। देखिए ये बड़ी तस्वीरें। अब आप इस विद्रोह की 25 तस्वीरें देखिए। आपको ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हम दिखा रखे हैं, नेपाल के अलग अलग हिस्सों की, लेकिन हालात अमूमन एक ही जैसे हैं। और आप ही मान के चलिए, यहाँ पर आगजनी, हिंसा, विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे जो युवा, अलग अलग रूप में प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि नेपाल को कहा जाए कि एक अलग तस्वीर पेश हो रही है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के हालात बन गए, तख्ता पलट हो गया। यहाँ पर पूरी अफसरशाही हो या फिर यहाँ पर नेता नगरी, सारा सिस्टम पूरी तरह से हिल चुका है। आपको बता दें, ये वही नेपाल है जहां पर दशकों तक राजशाही रही, और उस राजशाही के बाद में वक्त आया लोकतंत्र का, लेकिन सिस्टम वैसा ही भ्रष्ट और बोझिल सा था जिसका विरोध लगातार यहाँ के युवा करते रहे हैं। अब उसी सिस्टम को चुनौती देने के लिए ये नया नेपाल खड़ा हुआ है, जेन ज़ी का नेपाल, युवाओं का नेपाल। पीएम ओली का इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक घटना है ऐसा नहीं कहा जा सकता। दरअसल ये पूरी व्यवस्था के लिए चेतावनी है। चेतावनी यह है कि अब नेता जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। चेतावनी यह है कि अब सोशल मीडिया को बंद करके आवाज दबाई नहीं जा सकती। और चेतावनी यह भी कि अब सत्ता युवाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये एक बड़ी तस्वीर, बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए है, खासतौर से उन देशों के लिए जहां पर यह कहा जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर वहां पर फिल्टर है, कंट्रोल है कई सरकारों का, कई जगहों पर देशों का। लेकिन फिलहाल ये बड़ी 25 तस्वीरें एक बहुत बड़ा सिग्नल है, बहुत बड़ा सायरन है पूरी दुनिया के लिए। आप देखिए, सोशल मीडिया की ताकत का ही अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। आप बताएं कि ये बड़ी ताकत है, चाहे बात युवाओं की हो और या फिर सोशल मीडिया की बड़ी ताकत की हो। आप ये समझिए कि ये जब दो बड़ी ताकतें मिली तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन ऐसा, उसका प्रभाव ऐसा कि नेपाल के वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व था उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और तख्ता पलट हो गया है। आपको जेन ज़ी विद्रोह की 25 बड़ी तस्वीरें, आइए मैं आपको समझाती हूं, दिखाती हूं, आप बखूबी समझ पाएंगे कि चाहे बात काठमांडू हो, काठमांडू से लेकर पूरे नेपाल के अलग अलग हिस्सों में क्या हालात नजर आए। और ये आप तस्वीरें आप देखते चलिए। दरअसल ये 25 तस्वीरें स्थिति को बयां करती हैं। नेपाल में युवाओं का गुस्सा बेरोजगारी के खिलाफ था। राजतंत्र खत्म होने के बाद युवाओं को उम्मीद ये जागी थी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और देश में एक नई
राजनीतिक संस्कृति का जन्म होगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। नेपाल ना केवल राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया, बल्कि वो आर्थिक हालात पहले से वहां पर और भी ज्यादा खराब होते चले गए। और इस बात को आपको समझना होगा, 16 से 40 साल के लगभग माना जाता है कि अगर बड़ी आबादी की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ 24 लाख युवा, कुल आबादी के 42.5% युवा, बेरोजगारी दर 10 से 12% यहां पर है। 15 से 23 साल के युवाओं में 23% ऐसे युवा हैं जिनके पास कुछ रोजगार ही नहीं है। हर चौथा व्यक्ति यहां पर बेरोजगार है और रोजगार के पलायन करने वाले 54% युवा हैं जो पूरी दुनिया में नजर आते हैं। 2023 की अगर बात की जाए तो यहां पर पलायन करने वाले 1 लाख युवाओं की संख्या दर्ज की गई है। पिछले 8 सालों में नेपाल छोड़ने वालों की संख्या 75% बढ़ी है। ये किसी भी देश के लिए ये आंकड़ा बहुत ज्यादा चिंता का और बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और देखिए, जब युवा सड़कों पर आता है, जब बेरोजगारी की आवाज उठाई जाती है, जब यहाँ पर अफसरशाही का या फिर ये कहा जाए राजशाही का विरोध किया जाता है, भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। उन पर एक और भार थोप दिया जाता है कि भाई आपके लिए ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन है। और उन एप्लीकेशंस को बैन करने के बाद में जो मन की ज्वाला थी, विद्रोह की आग किस तरह से धधकी, वो ये 25 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 25 तस्वीरों के माध्यम से आप एक एक तस्वीर को बखूबी रूप में समझिए और ये समझिए कि ये जो पूरा प्रदर्शन था, ये शुरुआत से ऐसा हिंसक नहीं था। जब प्रदर्शन की शुरुआत हुई तो शांतिपूर्वक अपने रूप में यहाँ पर कई जो युवा थे अलग अलग मोर्चों पर आए, सरकार से बात करने की कोशिश की, सरकार को चिताया कि भाई आपकी तरफ से जो निर्णय लिया गया है इन एप्लीकेशंस को बैन करने का वो सही नहीं है। और दरअसल जिस तरह से ओली सरकार की तरफ से इन एप्लीकेशंस को, ये वो एप्लीकेशंस थी जो कहीं ना कहीं चीन आधारित नहीं थी, उन एप्लीकेशंस को सीधे सीधे बैन किया गया। और उसके बाद में सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि सवाल इसीलिए खड़े हुए जिस दौरान ये एप्लीकेशंस बैन की गई उसके कुछ समय पहले ही यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो सीधे गए थे चीन। जब चीन से वो लौटे तो उसके बाद में उनका ये एक्शन नजर आया। लेकिन आप समझिए, उन एप्लीकेशंस को बैन नहीं किया गया जो चीन बैकग्राउंड की थी, जो चाइना की तरफ से ऑपरेटेड की जा रही थी, टिकटॉक जैसे और भी कई एप्लीकेशंस हैं। इसीलिए बार बार अब वहां के लोग नाराजगी जता रहे थे कि एक तरह से नेपाल जो है वो चाइना कंट्रोल्ड होता जा रहा है। नेपाल चाइना के सेंसरशिप वाले मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं था, जो लोगों को कतई स्वीकार नहीं था। अब आप ये समझिए कि आखिर सोशल मीडिया बैन करने के बाद में लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों रही। लोगों का कहना था कि सोशल मीडिया को जिस तरह से बैन किया गया, उनके ऊपर जबरदस्ती ये थोपा गया, तो उसके बाद में उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ, उनका कहा जाए प्रोफेशनल लाइफ हर रूप से बहुत ज्यादा बाधित होती है। आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आखिर ये विरोध क्यों हुआ। नेपाल में कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है सोशल मीडिया यूजर्स को, जल्दी से आप समझिए, व्हाट्सएप जो आज के वक्त में बहुत कॉमन एप्लीकेशन है, जो हर किसी के मोबाइल में पाई जाएगी, उस व्हाट्सएप के नेपाल में 60 लाख यूजर्स हैं, लगभग 60 लाख, इससे ज्यादा यूजर्स होंगे। टिकटॉक की अगर बात की जाए तो टिकटॉक पर 22 लाख से ज्यादा यूजर्स, एप्लीकेशंस लोगों के मोबाइल में दर्ज हैं। फेसबुक की अगर बात की जाए तो फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। आप समझिए लगभग 1.5 करोड़ जो फेसबुक के यूजर्स हैं, 1.4 करोड़ का वैसे आंकड़ा है, लगभग इसको आप ये मान के चलिए 1.5 करोड़ का जो यूजर, एक बड़ा यूजर बैंक है वो फेसबुक का है। इंस्टाग्राम 39 लाख यूजर्स हैं। मैसेंजर ऐप की अगर बात की जाए तो इस पे भी 1.9 करोड़ यूजर्स, 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स मैसेंजर ऐप के हैं। यूट्यूब एक्सेस करने वाले 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। अगर एक्स एप्लीकेशन की बात करें जो पहले ट्विटर था, उसके 4 लाख यूजर्स हैं। लिंक्डइन के 20 लाख यूजर्स हैं। तो आप इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं कितनी बड़ी आबादी इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू कनेक्टेड है। और ये जो सोशल मीडिया की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये एप्लीकेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, रोजगार पाने का एक बहुत बड़ा जरिया, ई बिजनेस का, ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा जरिया था। और ये जो पूरी, अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये 8 तस्वीरें, अब आप इन तस्वीरों को और विस्तार से समझिए
यहाँ पर लोगों का गुस्सा किस कदर भड़का कि यहाँ पर संसद को आग के हवाले किया गया, सरकारी गाड़ियों को, सरकारी आवासों को, यहाँ तक कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके साथ में भी कई लोग बहुत बर्बरता करते हुए नजर आए। ये कहा जा सकता है कि इस आंदोलन की आड़ में कई और ऐसी ताकतें थी जो जरूर नेपाल में इस आंदोलन में शामिल हुई और उसके बाद में नेपाल जगह जगह सिर्फ जल रहा है, धधक रहा है। लेकिन ये पूरा विद्रोह सिर्फ सोशल मीडिया के लिहाज से था, ये नहीं कहा जा सकता। लोगों के मन में पिछले काफी लंबे वक्त से सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो एक पूरी राजशाही थी उसके प्रति जो लोगों की नाराजगी थी, बेरोजगारी के प्रति जो उनका गुस्सा था, ये गुस्सा उनका जरूर यहाँ पर देखने को मिला है। नेपाल में युवाओं ने मोर्चा क्यों खोल दिया, यह आंदोलन क्यों हुआ, क्या ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ था? अपने आप में ये बड़े सवाल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेपाल में जेनजी क्रांति की पूरी टाइमलाइन समझिए। अगर बात की जाए 8 सितंबर की, तो हिंसक प्रदर्शन हुआ। हिंसक प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हुई और उसके अगले दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हिंसक प्रदर्शन के बाद में लोगों की मौत कैसे हुई? क्योंकि जब यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती देखी गई, सेना सड़कों पर आ गई, यहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो सड़कों पर आ गई, लोगों को सीधे गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। 9 सितंबर को लगातार प्रोटेस्ट जारी रहा, उसके बाद में भी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली। अब आपको जैसा हम बता रहे थे कि आखिर ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ है, दरअसल आंदोलन था सोशल मीडिया बैन के खिलाफ। संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने पहले दाखिल होने की कोशिश की, उन्हें रोका गया, झड़प हुई, लेकिन उसके बाद में प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल होने में सफल हो गए। क्या हुआ? वहां पर बवाल होता चला गया। स्थिति ऐसी रही कि प्रशासन और जो आंदोलनकारी थे आमने सामने थे। 19 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आई थी। 8 सितंबर को शुरू हुआ ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया। इस्तीफा ये अब असर ये रहा कि कल हमने देखा था कि नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। उसके बाद में यहाँ की सरकार को पूरी तरह से ध्वस्त इस आंदोलन की तरफ से किया जा चुका है। अब सवाल ये है कि ये जो एक बड़े आंदोलन की तस्वीर नेपाल में हमने देखी है, क्या ये क्रांति सिर्फ नेपाल तक है या फिर अब पूरी दुनिया के लिए ये क्रांति एक तरह से अलर्ट है? क्या जेन जी या ये जो युवा पीढ़ी है लोकतंत्र को अब नया आकार देने जा रही है? ये भी एक अलग चर्चा नेपाल के इस आंदोलन के बाद से शुरू हो चुकी है। ये जो विद्रोह है क्या वो लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर इससे अराजकता और भी ज्यादा बढ़ेगी? ये विद्रोह अराजकता बढ़ाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो नेपाल की तस्वीरों को देखकर दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति के कहा जाए कि लोगों के मन में अब जरूर नजर आते हैं। ये बड़े सवाल जो हैं अब हर किसी के मन में कौंध रखे हैं कि क्या वाकई में ये आंदोलन पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये तस्वीर एक बार फिर 25 तस्वीरें हालात बयां करते हुए पूरी तरह से स्थिति यहां पर बदल चुकी है और ये तस्वीरें जो है मुझे श्रीलंका के हालात याद दिलाते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के बाद में जो यहाँ पर विद्रोह की आग भड़की, उसके बाद में तख्ता पलट हुआ, ये वो तस्वीर एक बार फिर से याद दिलाते हैं और एक बार फिर नेपाल में यही तस्वीर देखने को मिली। और हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल अपने आप में, खासतौर से चाइना हो या पाकिस्तान, इन सीमाओं से जुड़ा हुआ है। कई ऐसी गतिविधियां जो हैं वो यहाँ से देखने को ये मिलती रही हैं कि चाहे बात यहाँ पर एक अलग तरह के लोकतंत्र की हो, लेकिन कंट्रोल्ड और ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नज़र आता है।